देखिए, इंट्रोडक्शन इन द सेंस कि मतलब कि मैक्रो में हम जो इन कर रहे हैं तो इसके बारे में जानेंगे कि मैक्रो क्या है, माइक्रो क्या है, इससे क्या रिलेशन वगैरह है वगैरह। एग्जाम पॉइंट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये बेस है तो बेस को जानिए कि मैक्रो क्या होता है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि मैक्रो मतलब होता है लार्ज, ब्रॉड। मैक्रो मतलब क्या होता है? ब्रॉड, बड़ा। मैक्रो जो है, मैक्रो का स्पेलिंग क्या होता है? MACRO, मैक्रो। मैक्रो का जो ओरिजिन वर्ड है, ओरिजिन मतलब क्या होता है? ओरिजिनेशन, जहां से वो आया। तो ओरिजिन जो है वो ग्रीक वर्ड से आया है। कौन से वर्ड से आया है? ग्रीक वर्ड से आया है। और ग्रीक वर्ड में मैक्रो को MAKROS मैक्रोस कहते हैं, जिसका मतलब होता है लार्ज। कोई दिक्कत नहीं है। तो मैक्रो इंग्लिश वर्ड है, MACRO, ये कौन सा वर्ड है? इंग्लिश वर्ड है। बस ये इंग्लिश वर्ड कहाँ से आया है? तो ग्रीक वर्ड से आया है मैक्रोस, और इसका मतलब क्या होता है? लार्ज, मतलब वाइड। ठीक है ना। जब अब बात यह आती है कि इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स का मतलब जो ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, जो ह्यूमन बीइंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं। अब जैसे ह्यूमन बीइंग जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज कौन करता होगा? प्रोड्यूसर, हाउस होल्ड करता होगा। जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, प्रोड्यूसर क्या करता है? प्रोडक्शन करता है। क्या करता है बेटा? प्रोडक्शन करता है ऑफ किस चीज का? गुड्स एंड, बात नहीं करिएगा, सर्विस का। प्रोडक्शन क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस का। अब यही प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं, यहाँ पर जो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड किसी को क्या करते हैं? बाई करते हैं। बाई का मतलब हुआ वो अपना इनकम स्पेंड करते हैं, अपने जो कमाते हैं वो अपने को खर्च करते हैं। और दूसरा बात कि जो हाउस होल्ड वाले हैं वो अपना इनकम जनरेट करते हैं। क्या करते हैं? जनरेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस 4 होता है, इसको हम लोग आगे देखेंगे 4 फैक्टर सर्विस क्या होता है। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इकोनॉमिक्स में जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जहां पर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी देखते हैं ऑफ प्रोड्यूसर, ऑफ हाउस होल्ड, ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो यहाँ पर इकोनॉमी एज ए होल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इकोनॉमी एज ए होल, मतलब पूरे नेशन की बात करते हैं। ये हम लोग पहले कल भी डिस्कस किए थे। अब यहाँ समझिए, हर लैंग्वेज को देखेंगे, जहां वर्ड समझ में आए बताइएगा। द टर्म मैक्रो इन इंग्लिश, मैक्रो इंग्लिश वर्ड है, जिसका ओरिजिनल वर्ड कौन सा है? ग्रीक वर्ड है मैक्रोस, और जिसका मतलब क्या होता है? लार्ज। इन द कंटेक्स्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, लार्ज मीन्स इकोनॉमी एज अ होल। एक मार्केट की बात नहीं, होल मार्केट। एक इंडिविजुअल नहीं, होल इंडिविजुअल, होल नेशन की बात होती है। Thus, macroeconomics is defined as that a branch of economics which studies the economic issues or economic problems at the level of economy as a whole. जैसे एक सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी हुआ करता था जो माइक्रो में पढ़ते थे। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी क्या है? एक इंडिविजुअल का क्या प्रॉब्लम है। अगर किसी का इनकम घट जाएगा या किसी का इनकम बढ़ जाएगा, या कमोडिटी का प्राइस घट जाएगा या कमोडिटी का प्राइस बढ़ जाएगा, तो उस इंडिविजुअल से पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो एक इंडिविजुअल की लेवल की बातें होती है, दैट इज द माइक्रो। लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी बढ़ा दे, जीएसटी कम कर दे, टैक्स रेट बढ़ा दे, टैक्स रेट कम कर दे, आरबीआई कोई नोटिफिकेशन डाल दे, अब आरबीआई अपना बैंक रेट बढ़ा दे, कम कर दे, तो इसे सारे नेशन के बैंक या गवर्नमेंट के डिस्टेंस से सारे नेशन के लोगों पे इम्पैक्ट पड़ता है, सारी कंपनी पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो ये क्या हुआ? मैक्रो हो गया। जैसे मान लो कि यहाँ जैसे एक छाता चौक है, छाता चौक मान लो यहाँ पर कोई झगड़ा विवाद होता है बड़े लेवल पे, और छाता चौक को जाम कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, तो इसे माइक्रो इफेक्ट करेगा, मैक्रो इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन मान लीजिए सरकार की एक डिसीजन आती है कि हाँ आप पूरे भारत में तालाबंदी, लॉकडाउन लगा दो,
तो ये क्या इफेक्ट कर गया, मैक्रो, कोई दिक्कत नहीं। It studies such economic questions that concerns the, ध्यान रखिएगा, that concerns the welfare of all residents of a country। तो सारे कंट्री के रेसिडेंट का वेलफेयर कौन सोचेगा, गवर्नमेंट। These questions are like of employment of for the residents, growth of output in the economy, the problem of price rise that is called inflation। महंगाई जब होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन। महंगाई कब बढ़ेगा, जब किसी प्रोडक्ट का सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो, एक्सेस डिमांड। कल मैंने बताया था, मान लीजिए कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा है किसी चीज का, तो बताइए महंगाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए आज शिवरात्रि है, ठीक है, तो आज देखिएगा शिव मंदिर में भीड़ होगी, तो शिव मंदिर में भीड़ हुई तो उसके आसपास जो है वो जो चढ़ावा चढ़ता है उसका थोड़ा सा डिमांड आज ज्यादा होगा, आज भीड़ है, आज हो सकता है कि जो बेचने वाला होगा वो पहले की तुलना में आज हाई रेट पे बेच रहा होगा, ऐसा हो सकता है। तो ये दैट इज द इन्फ्लेशन, दैट इज द इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई। एंड इन्फ्लेशन कब क्रिएट होता है, जब लोगों के हाथ में पैसे ज्यादा होते हैं तो वो डिमांड ज्यादा करते हैं लेकिन प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं कर पाता है उतना, या प्रोडक्शन कम होता है। जब डिमांड बहुत ज्यादा, जैसे मान लीजिए कि डिमांड बहुत ज्यादा होने का कारण क्या है, मनी लोगों के पास ज्यादा है, यानी मनी फ्लो। तो एक्सेस डिमांड क्रिएट्स द प्रॉब्लम। जैसे हमने अब एक चैप्टर है आपको पढ़ाया था कल, द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, एक चैप्टर है हमारा। तो कहीं ना कहीं एक्सेस डिमांड इज द प्रॉब्लम व्हिच क्रिएट्स इन्फ्लेशन, व्हिच क्रिएट्स महंगाई। और जब कुछ महंगाई होगा तो इंडिविजुअल लेवल पे जब जाएंगे हम, तो इंडिविजुअल लेवल पे किसी इंसान की इनकम कम है तो वो कैसे खरीद पाएगा। नेशन में डिमांड बहुत ज्यादा है, जैसे मान लो कि लॉकडाउन जब आया तो आप देखिए सैनिटाइजर का डिमांड बहुत ज्यादा था, मास्क का डिमांड ज्यादा था, लोग खरीद रहे थे, लोग खरीद रहे थे। जो 5 रुपए का मास्क जनरली अभी मिलता है, वो मेडिकल वो मिलता है ना, वो 25-20 में से बिका था, याद होगा आप लोग खरीदे भी थे। लेकिन मुझे बताइए, जिस इंसान के घर में रोजी रोटी का भी पैसा नहीं है, खर्च ज्यादा, चावल दाल के लिए पैसा नहीं है क्योंकि लॉकडाउन लग गया, लोग जैसे लेबर क्लास, रिक्शा वाला, उसकी कमाई खत्म हो गई, कहाँ से मास्क खरीदेगा, वो तो रुमाल बांधेगा, गमछा बांधेगा, ऐसा क्योंकि उसके लिए 25 रुपया का खरीदने, 25 रुपया का वो सामान बहुत महंगा लग रहा है। अंबानी के बेटे की प्री वेडिंग में 1000 रुपया खर्चा हो गया, उसको कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, कल होके कमा गया वो। लेकिन 1000 रुपया समझ में आ रही है ना, बहुत बड़ी रकम होती है, बहुत बड़ी। मतलब हम लोग तो उसको कहीं गिनने के लिए अगर बोले कि गिनो अभी से 1000 तो लगता है कि जीवन निकल जाएगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब महंगाई समझिए, तो महंगाई मतलब जब डिमांड बहुत ज्यादा है, डिमांड बहुत ज्यादा है तो उसकी महंगाई। तो गवर्नमेंट इस पे रोल प्ले करती है। गवर्नमेंट क्या करता है, टैक्स रेट बढ़ा दे। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा बचेंगे कि कम बचेंगे, कम बचेंगे। क्यों, क्योंकि टैक्स तो आप ज्यादा दे दिए। जब आपके पास पैसे कम बचेंगे तो आप डिमांड कम करेंगे। तो जब ज्यादा डिमांड हो तो डिमांड को गवर्नमेंट कम करवाती है। कहां तक कम करवाएगी, उतना तक जितना ज्यादा है। आरबीआई इंटरेस्ट रेट, आरबीआई टैक्स इंटरेस्ट रेट, रेपो रेट, बैंक रेट, ये सब क्या करेगा, बढ़ा देगा। क्या करेगा, बढ़ा देगा। बढ़ाने से क्या होगा, लोग लोन कम लेंगे। मान लो कि इंटरेस्ट रेट हम बढ़ा दिए तो बैंक का लोन रेट क्या होगा, लोन का रेट महंगा हो जाएगा। और जब बैंक का लोन महंगा हो जाएगा तो लोग लोन ज्यादा लेंगे कि कम लेंगे। जब लोग जब लोन कम लेंगे तो लोगों के पास पैसे कम आएंगे तो कम डिमांड होगा। बस है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो लोग जमा करेंगे पैसा, खर्च कम करेंगे। तो जब इन्फ्लेशन होता है तो सरकार टैक्स रेट को बढ़ा देती है और बैंक जो है आरबीआई जो है इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है, ठीक है ना। अब वही डिफ्लेशन हो, डिफ्लेशन मतलब मंदी। मंदी का मतलब क्या होता है, डिमांडे नहीं है, मंदी चल रहा है, ठीक है। सेलर के पास जाइएगा, उसके यहाँ मालिक बैठा हुआ, खाली कस्टमर ही नहीं थे, भाई बहुत मंदी है यार, कस्टमर ही नहीं आता है। मतलब क्या है कि सर सप्लाई तो हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन डिमांड नहीं है। तो उस केस में प्रोडक्ट का प्राइस क्या होगा, कम हो जाएगा, रेट बढ़ जाएगा, क्यों, डिमांड ही नहीं है। अब क्यों डिमांड नहीं है, तो प्रॉब्लम बात यह है कि सर लोगों के पास पैसे नहीं है। सरकार के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉब्लम है, इकोनॉमी के लिए भी प्रॉब्लम है कि मंदी प्रॉब्लम होता है। तो सरकार यहाँ पर क्या करेगा, टैक्स रेट को कम कर देगी। मान लो सरकार टैक्स रेट को कम कर देगा तो सामान का दाम कम जाएगा। दूसरा कि लोगों के पास पैसा ज्यादा बचेंगे।
और जब लोगों के पास ज्यादा बचेंगे तो डिमांड अपने आप बढ़ जाएगा। आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम कर देगी। आरबीआई जब इंटरेस्ट रेट को कम करेगी तो लोन का रेट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा। लोन का रेट क्या हो जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो लोग लोन ज्यादा लेंगे। जैसे मान लो होम लोन 10% है, 10% है तो 10 लोग लेते हैं। होम लोन अगर 9% कर दिया जाए तो 10 लोग से ज्यादा लोन लेगा कि कम लेगा, ज्यादा, क्योंकि लोन का रेट अब पहले 10% था, अब 9% हो गया। यानी इंटरेस्ट रेट जैसे ही कमा तो लोन ज्यादा लेने वाला हो गया, तो लोगों के पास पैसे ज्यादा आ गए। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करके भी किया जाता है और इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल किया जाता है। ये सब डिस्कस करेंगे डिटेल्स में हम आने वाले चैप्टर से। तो ये समझ में आ रही है इकोनॉमिक इंट्रोडक्शन क्या हो रहा है। तो यही बात है, ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इन्फ्लेशन और द प्रॉब्लम ऑफ डिप्रेशन, दैट इज कॉल्ड लैक ऑफ डिमांड। लैक ऑफ डिमांड क्या क्रिएट करता है, डिफ्लेशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द डिफरेंस ऑफ इकोनॉमी एंड सो ऑन। Macroeconomics also studies how the government can improve the state of economy of a country. यहाँ पर जो इंडिया में बात करते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है, जैसे इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, डिफ्लेशन प्रॉब्लम है, या डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट भी प्रॉब्लम होता है। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, मान लो कि हम इंपोर्ट जो है ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। ऐसे क्या होगा कि हमारा पैसा ज्यादा बाहर जाएगा और कम इंडिया में आएगा। इसलिए सरकार देखेंगे, समय से बोलते हैं, ये वो शादी से रिलेटेड भी मोदी, नरेंद्र मोदी एक बार अपने मतलब रेडियो में कहीं बोले थे कि जो इंडियंस है, जो पैसे वाले हो, बाहर में प्री वेडिंग शो करते हैं, शादी रिंग ये सब करते हैं। भारत में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं जहां पर आप बड़े बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वहां के लोगों का रोजगार बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए कि मुकेश अंबानी की प्री वेडिंग हुई इंडिया में हुई, वो चाहता था दुनिया के किसी भी कोना में कर सकता था, इटली, लंदन, अंटार्कटिक ओशन, कहीं भी, जल थल नभ कहीं भी कर सकता था। अब मान लीजिए कि विदेश में कहीं इटली में करता है, हो सकता है कि वहां भी बजट उसका 1000 करोड़ रहता, तो 1000 करोड़ खर्चा कहाँ हुआ, इटली में होता। मान लीजिए अगर इटली करता, कहाँ होता खर्चा, तो वहां के लोगों की इनकम बढ़ जाती ना, ट्रांसपोर्टेशन का, फ्लाइट का, वहां का कैटरर, वहां का कोई भी बात नहीं करे, या तो आप हमको इज्जत नहीं दे रहे पढ़ाई में, या बहुत ज्यादा ओवर स्मार्ट है। अभी हम पूछ देंगे, आप जवाब नहीं देंगे। इन्फ्लेशन कैसे होता है, इन्फ्लेशन का क्या कारण है बताइए। डोंट बी ओवर स्मार्ट इन द क्लासेस व्हेन टीचर टीचेस यू, ओके। There are various consequences when you don't study, okay? तो पढ़ाते समय ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन करिए। एक तो इस टीचर का सम्मान करिए, दूसरा के समझने की कोशिश करिए, नहीं तो क्या होगा, अल्टीमेटली एंड रिजल्ट जानते हैं क्या होगा, एंड रिजल्ट होगा पछताना, और कुछ नहीं होगा। सब जो होता है ना, ये बीच में जो बातें होती है ना, जैसे डिस्टर्बेंस हो जाता है, एक रिदम टूट जाता है। क्या टूटा, रिदम टूट गया। कहाँ थे हम लोग, फॉरेन कंट्री में। अब सपोज करिए कि इंडियन फॉरेन कंट्री में एक्सपेंडिंग कर रहा है, विदेश घूम रहा है, विदेश में शादी अरेंज कर रहा है, तो सारे एक्सपेंडिचर्स कहाँ हो रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। तो बाहर तो हमारे तो फंड हम यहाँ कमाए और खर्च कर दिए बाहर, तो इनकम तो बाहर वाले का हो गया, वहाँ के कैटर वाले का, वहाँ के लोकल्स का, वहाँ के कोई भी कंपनीज का, होटल वाले का वगैरह। तो सरकार क्या कहती है कि भैया ऐसे करेंगे अगर हम लोग तो डेफिसिट में चले जाएंगे, मतलब हमारा आउटफ्लो ज्यादा होगा और इनफ्लो। तो सरकार कहती है कि भैया इस पे भी फोकस करना चाहिए कि हम अगर जैसे बड़े लेवल पे शादी करते हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए मान लो है, तो शादी भारत में भी बहुत सारी ऐसी जगह जैसे उदयपुर है, जयपुर है, बहुत ऐसे ऐसे रिसोर्ट्स हैं जहाँ कि आपके एक दिन 10-10 करोड़ उसका चार्जेस होता है। उदयपुर का जब महल सब देखिए, राजा महाराजा का महल सब बड़े लेवल पे, जैसे प्रियंका चोपड़ा की शादी इंडिया में उदयपुर में हुई थी। तो अंबानी साहब ने शायद यही सोचा कि हाँ ये बात तो सही है कि रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया से कमाती है, मान लीजिए कंपनी इंडिया से कमा रही है, मुकेश अंबानी की इनकम इंडियन से हो रही है, और अपना वो जाकर मान लो 1000 करोड़ रुपये बाहर खर्चा कर दे, तो एज एन इंडियन हम लोग को भी फील होगा। जब ये बात हम बोलेंगे या कोई बोलेगा इन्फ्लुएंसर, तो लगेगा हाँ ये बात तो सही बोला कि भैया
पैसा हम लोगों से कमाता है, खर्चा बाहर वाले को करता है। जिस सोसाइटी से आप कमाएंगे, ह्यूमन, ये इकोनॉमी का नेचर है, सर्कुलर है, कि जिस सोसाइटी से हम कमाएंगे उसी सोसाइटी में हम देंगे। सिंपल सी बात है। आप कंपनी इंडिया में खोले हुए हो और एम्प्लॉयमेंट बाहर वालों को दीजिएगा? आप कंपनी इंडिया में खोले, इंडियन से कमाओगे तो खर्च भी आपको इंडिया में करना पड़ेगा। तो अगर मान लो कि 1 करोड़ मुकेश अंबानी का खर्चा इंडिया में हुआ, तो फॉरेन जो भी आए, मान लो फॉरेन डेलीगेट से कुछ भी आया तो 400 करोड़ 200 करोड़ खर्चा हो गया मान लो, लेकिन उसके अलावा खर्च कहाँ हुआ? इंडिया में हुआ ना। जितना खाना बना, उसका रॉ मटेरियल्स, क्योंकि खाना बना तो इंडिया में रॉ मटेरियल्स खरीदा हुआ, ऐसा तो विदेश से सामान आया हो, पानी, वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी चीजें हो। तो कह सकते हैं कि गवर्नमेंट इस पे भी आपको समय समय पे पॉलिसी लाती है। गवर्नमेंट, जैसे आप आत्मनिर्भर भारत सुनते होंगे, सेल्फ डिफिशिएंट कंट्री, इसमें क्या है? सेल्फ की जो हम फॉरेन प्रोडक्ट जो बाई करते थे पहले, जैसे आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और डिफेंस इक्विपमेंट्स, अब सरकार बोलती है कि ये सब हम इंडिया में बना सकते तो बनाते हैं, इंडिया में बनाएंगे तो हमारा बहुत कुछ बच जाएगा। तो ये समय समय पे जब इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट अपना कुछ पॉलिसी लाती है। जैसे आप देखो, शेयर मार्केट इंडिया का सबसे अच्छा चल रहा है, वर्ल्ड में सबसे अच्छा शेयर मार्केट किसी कंट्री का है तो राइट नाउ इंडिया का, और आने वाला 20 से 30 साल इंडिया का है, याद रखना, इंडियंस का, हर इंडियंस का। हम लोग फ्रांस से, चाइना से, अमेरिका से, जापान से, जर्मनी से, ब्रिटेन से काफी पीछे, हर उस ब्रिटिश से पीछे है, हर अमेरिकन से हम लोग 50 गुना पीछे। हमारी बहुत सारी नीड है, वांट से, जो हम पूरा नहीं कर पाते। हम लोग बस बेसिक के पीछे ही लड़ते रहते हैं, बेसिक के पीछे ही फोकस होते हैं भैया, उसी को पूरा करते करते लोगों का जीवन चला जाता है। लग्जरियस लाइफ कितना लोग इंडिया में जीता है? 1% भी नहीं जीता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर लोगों का इनकम बढ़ेगा तो लोगों का क्या होगा ना, कि एक जो डिमांड या डिजायर वो बढ़ता चला जाएगा। पहले जैसे आपको भी कभी होता है कि कोई, जैसे घर में सोसाइटी में कोई लोग हैं जिनके यहाँ एक एसी रहता था, और लगवा दिए बड़ा सा हॉल में, और सारा घर के लोग रात में उसी में सोते थे कि यार एसी से वैसे सोएंगे गर्मी के मौसम में। आज देखिए क्या हो गया कि इनकम लेवल बढ़ गया कि हर रूम में लोग एसी लगवा लेते हैं। तो कहने की टाइम टू टाइम क्या है, इम्प्रूवमेंट होता है। टाइम टू टाइम क्या होता है? इम्प्रूवमेंट। लाइफस्टाइल क्या हुआ? चेंज हो रहा है। आप पहले फोन एक हुआ करता था, अब हर लोगों बच्चों के पास, और हर फैमिली में जितना 5 मेंबर है तो 7 में फोन रहते हैं। हर रूम में अब टीवी जनरेट दिख जाता है, 2-3 रूम में तो टीवी घर में दिख ही जाता है। ऐसा तो लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है, हम लोग की नीड एंड वांट्स बढ़ रही है। तो इससे क्या हो, ये सब डिमांड ही तो हम लोग कर रहे हैं। डिमांड हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास पैसे आ रहे हैं। हमारे घर में, आपके घर में जो सामान है वो कहाँ से? फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं आया। आपने पैसा कमाया तो आपने खर्च किया। जब लोग कमाएंगे तो खर्च करेंगे, तो कमाने का जरिया भी बन रहा है, खर्च करने का तरीका भी निकल रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये सब इकोनॉमी में ग्रो, इकोनॉमी में जा रहा है पैसा, यानी पैसा सर्कुलेट होता है। तो ऐसा क्या होता है सर्कुलेट? ऐसा नहीं कि प्रोड्यूसर जो सामान बेचता है तो सारा पैसा अपने पास रखते हैं, नहीं, वो रॉ मटेरियल भी खरीदता है, कहीं रेंट पे जगह लेता होगा, किसी को कंपनी में काम करवाता होगा, सैलरी देता होगा, कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट किया तो उसको इंटरेस्ट प्रॉफिट देगा। तो हो क्या रहा है कि पैसा फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है? सर्कुलेट होता है, जिसका कोई एंड और बिगनिंग नहीं होता है। मनी जैसे कहाँ से पैसा आया, कहाँ जा रहा है, इसका शुरुआत और अंत कहीं पता नहीं। जैसे कहावत है, जैसे सवाल पूछते लोग कि दुनिया में पहले मुर्गी आई कि अंडा आया? कोई बता सकता है क्या आया पहले, मुर्गी की अंडा? आप कैसे, मुर्गी कैसे वहां से, अंडा से, अंडा कहां से आया? तो अब बात यह है कि मुर्गी आया कि अंडा आया, ये एक मिस्टीरियस क्वेश्चन है जिसका कोई आंसर नहीं है। उसी प्रकार कि पहले किसका इनकम, क्या प्रोड्यूसर का इनकम, कि हाउस होल्ड का इनकम, कि गवर्नमेंट का इनकम, इसका बिगिनिंग और एंड पता ही नहीं। प्रोड्यूसर का इनकम होगा, मान लीजिए, तो प्रोड्यूसर का इनकम कब होगा? जब गुड्स एंड सर्विस बेचेगा तब होगा। अब गुड्स एंड सर्विस बेचने के लिए उसको रॉ मटेरियल्स चाहिए, गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए लेबर चाहिए, तो लेबर आगे हाउस होल्ड वाले जो कमाई करते होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? तो हम ये कह सकते हैं देयर इज नो बिगिनिंग और एंडिंग, दिस इज जस्ट सर्किल। सर्किल मतलब गोल। जैसे ये मान लो कि ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं? रिंग लाइट बोलते हैं। ये सर्किल में है, इसका कहीं बिगिनिंग और एंडिंग दिख रहा है? साइकिल में चक्का होता है ना, चक्का में रिम होता है, रिम में स्कोप होते हैं। उस स्कोप में आप बोल सकते हैं कि पहला स्कोप ये है, लास्ट वाला ये स्कोप है, कह सकते हैं।
नहीं कर सकते। उसके बाद सर्कुलेट होता है, यानी हम ये कह सकते हैं कि कौन पहले कमा रहा है ये भी डिसाइड नहीं कर सकते। पहले प्रोड्यूसर कमा रहा है कि हाउस होल्ड कमा रहा है, गवर्नमेंट। जस्ट ये सृष्टि इवोल्यूशन हुआ और शुरुआत होते चला गया। चलिए, तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ये इंट्रोडक्शन समझ के मैक्रो का बात कोई दिक्कत नहीं है। हाउ द मैक्रो इकोनॉमिक्स डिफर, मतलब कि मैक्रो और माइक्रो का डिफरेंस क्या है। देखिए, आपको याद होगा कि जब माइक्रो की शुरुआत किए थे तो हम लोग देखे थे कि हमारे वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। एंड ड्यू टू लिमिटेड रिसोर्स हमारी स्कार्सिटी क्रिएट होती है। क्या क्रिएट होती है? तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो स्कार्सिटी होता था एक इंडिविजुअल का होता था, लेकिन जब हम मैक्रो की बात करते तो नेशन की स्कार्सिटी, इकोनॉमी एज अ होल। जैसे जस्ट लॉकडाउन लगा होगा तो उसमें स्कार्सिटी किस चीज का था? बुखार का दवा का हो गया होगा। देखिए, हम दवाई भी लेते थे लिमिटेड देता था, याद है? मास्क का स्कार्सिटी, सैनिटाइजर का स्कार्सिटी हुआ था कि नहीं हुआ था? एकदम हुआ था। तो ये था कि पॉल्यूशन फ्री हो गए थे एनवायरनमेंट। सॉरी, पॉल्यूशन फ्री हो गए थे एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट भी साफ हो गया कि बहुत ज्यादा व्हीकल सब चलने बंद हो गए, ट्रेन चलना बंद हो गई। अब व्हीकल ट्रेन सब चलेगा नहीं तो पॉल्यूशन कम हो, पॉल्यूशन ही नहीं होगा, कम होगा। एयर एकदम प्योर था, बादल साफ, सब कुछ ठीक। तो और स्कार्सिटी भी हुआ था हर चीज का। जैसे आप देखे होंगे कि बहुत सारे जैसे मेडिकल इक्विपमेंट्स का स्कार्सिटी आया था। तो अब वो जो स्कार्सिटी था, क्या वो माइक्रो का स्कार्सिटी माइक्रो लेवल पे था कि मैक्रो लेवल पे था? मैक्रो लेवल पे था। चलिए, बेसिस ऑफ द स्टडी। Microeconomics study the problem of scarcity and choice at the level of an individual. सिंपल सी बात है, आप सब जैसे मान लीजिए कि आप सबका बर्थडे कोई भी खर्च करना, मार्केट जाते हो, पैसे लेकर जाते हो तो खरीदते हो, तो वहां पे स्कार्सिटी होता है कि भाई ये खरीदने में पैसे नहीं बच रहे हैं। मम्मी के साथ ऐसा हमेशा होता होगा आपके कि आप लोग मम्मी गए दुर्गा पूजा का सामान, जैसे दशहरा आने वाला है, होली का, तो मम्मी शाम को आते थे बोलते पैसे ना बचते, ये ले रहे लेकिन पैसे नहीं बच रही। तो दैट इज द स्कार्सिटी एट इंडिविजुअल लेवल। ठीक है ना, स्कार्सिटी एट क्या? इंडिविजुअल लेवल। दूसरा, मैक्रोइकोनॉमिक स्टडीज द प्रॉब्लम स्कार्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। मतलब पूरे देश में स्कार्सिटी हो गया। दैट कोविड का सिचुएशन था, उसमें स्कार्सिटी आया था, ऑक्सीजन सिलेंडर का आ गया था, किसका आ गया था, मेडिसिन से आ गया था, सैनिटाइजर्स का आ गया था। हाँ, समय के अनुसार फिर उसको फुलफिल कर दिया गया। या स्कार्सिटी नोटबंदी के समय आया था, नया नोट का स्कार्सिटी। आप लोग देखे होंगे कि वहां भी इतना से ज्यादा पैसा नहीं निकलेगा अभी, स्कार्सिटी नहीं कह सकते। स्कार्सिटी क्या था? माइक्रो का था कि मैक्रो का था? मैक्रो मतलब इकोनॉमी एज ए होल, पूरे नेशन में स्कार्सिटी है। पत्रकार सब करता क्या था कि मीडिया में अब इंटरव्यू लेते चल जाता था, देखिए पैसा कैसे निकलता हम दिखाते हैं, और अपना एटीएम लगे निकाल लेता था। ये अंजना ओम कश्यप और कौन है जो खुद बोली कि हम लोग भी पैसा ऐसे निकाले थे कि लंबा लाइन में लगा था एटीएम में, तो हम लोग को क्या करना है, यही से 5,000 10,000 निकाले। क्योंकि उस समय कौन छोटा है कौन बड़ा है, सबका नोट खत्म है कि नहीं है। चलिए, इलस्ट्रेशन देखिए। Microeconomics studies how a consumer exercise his choice of goods and service so that he maximizes his satisfaction with a given income। मतलब कि माइक्रोइकोनॉमिक्स क्या कहता है कि हमारे पास जो रिसोर्स है उसी से हम अपना सेटिस्फैक्शन पूरा करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। माइक्रोइकोनॉमिक्स स्टडी हाउ द नेशनल रिसोर्सेज आर यूज्ड for production of goods and consumer that the welfare of the residents are maximized। जैसे वार में सब समय आता है, वार तो वार नेशनल इनकम का प्रॉब्लम, सॉरी नेशनल इकोनॉमी पे प्रॉब्लम आ जाता है। कैसे? बहुत सारे डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए। देखिए, जब वार का समय आता है ना तो बजट में ना डिफेंस पे ज्यादा बजट लाया जाता है। ये सब फालतू का खर्चा नहीं। फिर वहां से जैसे उसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा जान माल ज्यादा, तो वहां पर खून की स्कार्सिटी आती है, लोग खून डोनेट करते हैं। और उसमें हर सिटीजन को ये चाहिए कि भैया चलो हम तो बॉर्डर पर नहीं लड़ेंगे लेकिन हम 1 मिनट दान करेंगे ब्लड। होता है कितने जवान मरते हैं, मान लीजिए चाहे कि जैसे गोली लगा, कितने इंजर्ड हो गया, तो खून तो बहुत सा बह गया, तो इंस्टेंट उसको ब्लड चाहिए। ब्लड का ब्लड बैंक में ब्लड स्टोर इतना तो नहीं रहता ना, एक लिमिटेशन तक रहता है ना, तो ब्लड कौन देगा? जैसे जो ह्यूमन बीइंग है जो लड़ नहीं रहे हो, जाइए एक दीजिए। यही तो आप सेना को बचा रहे इस तरीके से। या दूसरा, किसी से अनाज खाना, उन लोग को खाना चाहिए। जैसे कोलकाता में भी एक ऐसा ही आया था, वो
क्या था पता नहीं, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो ब्रिटिशर्स का जो गवर्नर था ना, कलकत्ता का जो भी मतलब बंगाल का जो भी फूड ग्रेन्स था वो सब आर्मी के लिए दिलवा दिया। बोला कि सबको छोड़ो अभी मरने दो। कितना लोग मर गया था भूखे। चलिए इकोनॉमिक वेरिएबल्स। इकोनॉमिक वेरिएबल्स होता है डिमांड एंड सप्लाई। जैसे वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है, वेरी करता है। तो डिमांड एंड सप्लाई वेरी करता है कि नहीं करता है। तो अगर इंडिविजुअल लेवल पे अगर डिमांड सप्लाई चेंज हो रहा है तो क्या करेंगे, इकोनॉमिक वेरिएबल्स एट माइक्रो इकोनॉमिक्स, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डिमांड सप्लाई होल नेशन पे वेरी करता है। अब कैसे है, जैसे मान लो गवर्नमेंट किसी का प्राइस बढ़ा दे, जैसे आप देखोगे सब्सिडी किसी का बढ़ गया, किसी का सब्सिडी घट गया, तो इकोनॉमी एज ए होल डिमांड सप्लाई पे इंपैक्ट करता है। तो ये मैक्रो की बात करता है। माइक्रो इकोनॉमी यूजेस इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज द कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर्स सप्लाई। मैक्रो इकोनॉमी ऑन द अदर हैंड यूजेस द मैक्रो वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब एजेंट, एक एजेंट होता है इंटरमीडिएरी जो इकोनॉमिक को चलाने में रोल प्ले करता है। जैसे माइक्रो इकोनॉमिक्स में सप्लायर, इंडिविजुअल सप्लायर, इंडिविजुअल बायर, होलसेलर, एक कंपनी, एक मार्केट, ये इकोनॉमिक एजेंट कहलाएगा। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी होल नेशन की जब बात करें तो उसमें आरबीआई, सेबी, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ICAI, ये सब जो है ये सब इकोनॉमिक एजेंट है, बट किस लेवल पे है, मैक्रो। जैसे आरबीआई की पॉलिसी चेंज हो गई तो मैक्रो लेवल पे इफेक्ट पड़ा, तो आरबीआई क्या है, इकोनॉमिक एजेंट हो गया। सेबी का पॉलिसी जब पूरे कंपनी पे आया तो इकोनॉमिक एजेंट हो गया, किस लेवल पे, मैक्रो लेवल पे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए इकोनॉमिक एजेंट रेफर्स टू द इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन हु टेक इकोनॉमिक डिसीजन। इंडिविजुअल मतलब किस लेवल पे, माइक्रो, एक कंपनी माइक्रो, एक मार्केट माइक्रो, एक सप्लायर माइक्रो, आरबीआई मैक्रो, सेबी मैक्रो, और क्या होता था, IRDAI मैक्रो, ठीक है ना, IFSCI मैक्रो। देखिए जैसे सेबी हो गया, आरबीआई हो गया, TRAI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया। दे फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर at the micro level. Economic decisions are taken largely by individual agents, while at the macro level institutional agents play a significant role. कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए इजी है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन इन माइक्रो देयर इज अ लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, यानी माइक्रो छोटे लेवल पे होता है तो वहां एग्रीगेशन का लिमिटेशन क्या होता है, लिमिटेड होता है। लेकिन मैक्रो लेवल पे क्या होता है, वो वाइड होता है, लार्ज होता है। कोई इशू नहीं है। डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। एजम्पशन क्या होता है, एजम्पशन मतलब होता है अदर थिंग विल रिमेन कांस्टेंट। जैसे आप देखते होंगे कि लॉ ऑफ डिमांड में भी एजम्पशन होता है, लॉ ऑफ सप्लाई में एजम्पशन, ये एज्यूम करेंगे तो ये अप्लाई होगा, एज्यूम नहीं करेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो आर बेस्ड ऑन डिफरेंट सेट ऑफ एजम्पशन। सर्टेन वेरिएबल्स आर एज्यूम टू बी कांस्टेंट, जैसे टेक्नोलॉजी, डिमांड। अगर मान लीजिए कि टेक्नोलॉजी डिमांड, सॉरी टेक्नोलॉजी, इनकम, ये सब अगर चेंज कांस्टेंट होगा तभी तो कोई रूल या लॉ अप्लाई होगा। अगर जैसे आपने बोला कि शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, शॉर्ट रन में वेरिएबल और फिक्स दोनों आता है, लेकिन लॉन्ग रन में सारा क्या आता है, वेरिएबल्स आते हैं। सेंट्रल इशू समझते हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू इन माइक्रो, यानी व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट। अब ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट पूरे नेशन की बात करते तो ये मैक्रो की होगा। Method of study in macroeconomics is described as the general equilibrium analysis. जैसे general equilibrium analysis क्या कहता है या general price level क्या कहते हैं। जैसे सिंपल माइक्रो की बात करते हैं, माइक्रो में क्या होता है, कहां से आ गई, हाँ। जैसे माइक्रो में क्या होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई लोकल मार्केट है जहां पर भी स्ट्रीट फूड खाते हैं,
स्ट्रीट फूड जो एमआरपी नहीं है, मतलब वहाँ का रेट फिक्स है, जैसे पानी पूरी खा लिया, अब सेम पानी पूरी आप दूसरे मार्केट में कहीं जाके खाइए, बेंगलोर चल जाइए, दिल्ली चल जाइए, रांची चल जाइए, क्या सब जगह सेम रेट पे उतना पानी पूरी खिलाया कि कुछ अलग हो सकता है? अलग। तो माइक्रो लेवल पे कि हर मार्केट का अपना रेट डिसाइडेड है। लेकिन मान लीजिए कि आपको फ्रूटी पीना है, आप यहाँ पीजिए मुजफ्फरपुर में, वही सेम फ्रूटी पीजिए आप दिल्ली के कन्नॉट प्लेस पे, क्या सेम रेट पे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सेम रेट पे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एमआरपी पे है। आप कैडबरी का चॉकलेट खाते हैं, एमआरपी पे है। तो जनरल प्राइस इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या कहता है? जहां पर सेम रेट पे सभी जगह आप कोई सामान को खरीद रहे हैं, जैसे मोबाइल फोन खरीदे, आप ब्रांडेड कपड़ा खरीद रहे हैं, लोकल कपड़ा नहीं, ब्रांडेड कपड़ा खरीद रहे हैं, आप किसी कोई ऐसे चेन, जैसे ना रेस्टोरेंट का चेन, जैसे हल्दीराम हो गया, डोमिनो हो गया, अब डोमिनो का पिज्जा अगर खा रहे तो भी जो पिज्जा आप यहाँ खा रहे, जो भी जो रहते हैं सब जगह वही रेट होगा। हाँ, इंडिया में बाहर में तो फिर चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि करेंसी का अदला बदली होता है। मान लो कि आप 99 में यहाँ पर पिज्जा खा लेते हैं, 99 में पिज्जा मिलता है ना, मिल जाता है। तो अब 99 पे का मतलब ये नहीं हुआ कि अमेरिका में वही पिज्जा उसी के रेट पे मिल जाएगा। वहाँ हो सकता है कि $2 लेता होगा, $2 लगभग 160 रुपए 70 रुपए करीब हो जाता है। बात समझ आ रही कि नहीं है? इंडिया में सेम रेट पे चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो जनरल इक्विलिब्रियम क्या हुआ? सब जगह एक रेट। तो ये मैक्रो डिस्क्राइब करता है। कौन डिस्क्राइब करता है? मैक्रो। लेकिन जब हम पार्शियली बात करते हैं यानी मार्केट लेवल पे, तो क्या डिसाइड करेगा? माइक्रो। माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इज द डिस्क्राइब पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। चलिए, पैराडॉक्स, माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स। जैसे मान लीजिए कि हमारी इनकम होती है, मान लो कि हम महीने का कमाते हैं 40,000 रुपए, और हम कम से कम मतलब बहुत कंजूसी करते हैं, एकदम कंजूसी करते हैं। हम महीने का 15,000 रुपया नहीं, 15 तो बहुत ज्यादा ही कम हो गया, मान लो कि 20,000 रुपया खर्च करते हैं, एकदम बचा के चलते हैं। कोई आलतू फालतू खर्चा नहीं, कहीं घूमना तुमना नहीं, कहीं रेस्टोरेंट नहीं, कोई बड़ा सैलून नहीं, ईटा लेके बैठने वाला सैलून पर कटवाई, राशन खाओ बीपीएल वाला, सब कुछ लोकल सामान पहनो। चलिए, तो 20 रुपये तो जो खर्चा हो जाता है। हम कितना सेव कर रहे हैं महीने का? साल का कितना? 2 लाख। मान लो कि मेरा बेटा अभी 3 साल का है और उसको 15 साल बाद मान लो 50 लाख रुपया चाहिए एजुकेशन के लिए। 50 लाख कम हो गया क्या? नहीं, कम नहीं हुआ। चलो 50 लाख ज्यादा नहीं हुआ, 15 साल बाद 50 लाख कम जाता है। इन्फ्लेशन रेट देखिए ना, आज का 50 लाख 15 साल बाद 50 लाख नहीं ना रहेगा, वो वैल्यू कम जाता है। अब मान लो कि 15 साल बाद हमको कितना मिलेगा? 15 दूना 30 लाख, 15 7 36 लाख रुपया। तो 36 लाख तो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है ना। 36 लाख क्या है? प्रिंसिपल है। इसमें तो इंटरेस्ट लगेगा ही। मान लो इंटरेस्ट 20 लाख मिल जाए, 20 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, 20 लाख हम कम बोल दिए। सीखिए, बैंक में रखिए। मालिक हम जो पैसा बचाएंगे तो कहाँ रखेंगे? तकिया के नीचे। चंदर बना के इसको कल आता है चोर। मोटी चांद मोटा 6% सर कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ लगे तो और ज्यादा होगा। ऑटो शिफ्ट करके होता नहीं, से वो बताते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं मिलता। कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है बेटा, मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, मतलब कंपाउंड नहीं जानते तो अरे ऐसा ही पढ़े हैं क्लास में ये भी पढ़ना यही होता है ना, वो पढ़े हैं लेकिन बैंक देता है ये नहीं पता था। यही होता है जब स्कूल के टीचर या जब हम आपको नहीं पढ़ा रहे हैं, हम टीचर को बोलते हैं। 7 में जब टीचर पढ़ाते हैं ना कोई चीज, तो वो उसका रीजन या उसका ये कॉज नहीं बताते कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है। ए बेटा ये फॉर्मूला लगा लो। अगर आपने सीआई पढ़ा, पीआई पढ़ा, तो उसमें बस फॉर्मूला रटवा दिए सर कि बेटा 20 सवाल मतलब एसआई हो गया एसआई एसआई पीआई एसआई और सीआई पीआई भी होता है। अब सिंपल सी बात है कि अरे सुनता भाई, लेकिन अभी क्या है कि
जब तक आप कोई भी चीज को सीखते हो, जैसे हम पढ़ाना, हम मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है जान जाइए, हम पढ़ाते तो आपको उसके कॉज एंड इम्पैक्ट, आप प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम आएगा वो हम बता देते हैं आपको। जैसे आप मान लो कोई भी चीज कर रहे हैं तो इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या काम, तो उससे क्या होता है कि फील होता है कि हाँ ये इसका ये काम होगा, तो आप उसको तो और ज्यादा जानना चाहते हैं कि हाँ ये होगा। लेकिन मान लीजिए आप फॉर्मूला नहीं बता रहे, 5th क्लास से बच्चा 7th क्लास बच्चा होगा, बेटा ये फॉर्मूला रट लेता है, इस फॉर्मूला को कोट करेंगे, जैसे a+b का होल स्क्वायर क्या होता है। कोई टीचर हमसे बताए इसका क्या इम्पैक्ट हमारे लाइफ में होगा। टीचर वो होता है ना कि जो चीज पढ़ाए आपको उसका बताए कि बेटा इसका इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए a+b का होल स्क्वायर का भी इम्पैक्ट होता होगा। Yes, sir. आप अगर कोई चीज कैलकुलेशन करते हैं उसका इम्पैक्ट होता है, लेकिन बताइए इम्पैक्ट, बच्चों को इससे रुचि बनता है। पढ़ाई में रुचि बच्चों को क्यों नहीं आता, या बच्चे 12th में आके क्यों नहीं पढ़ना, 9th 10th में क्यों नहीं पढ़ना चाहते, बिकॉज उसको पता नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या, जो हम सवाल बना रहे उसका कंसिक्वेंसेस क्या, इसके रिजल्ट एंड रिजल्ट क्या होंगे। दैट्स व्हाई बच्चे होते दूर तोड़ी जो फॉर्मूला रखना है बनाना है, नहीं 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 ऐसे थोड़ी होता है। तो याद रखिएगा आप 20 साल का टारगेट रखिए, 20 साल मतलब पैसा बचाइए तो अपने लिए नहीं, आने वाले वंश के लिए बचा लीजिए। पैसा उनके लिए इतना बनाइए कि 50 करोड़ 5 करोड़ बना के रख लीजिए। क्या बोलना, पैसा अपने लिए कमाता ही कौन है, सब तो अपने वंश के लिए कमाते। सही तो बोल रहे हैं, आप ही कमा रहे हैं, अपने बेटे के लिए कमा रहे हैं। शादी से अब सुनिए ध्यान से, माइक्रो ए बेटा माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स ये क्या है। अगर हम इंडिविजुअल लेवल पे, जैसे हमने आपको भी कैलकुलेशन बताया कि हम पैसा बचाए, हम पैसा तो 15 साल में हम करोड़पति बन जाए है? ये मेरा पर्सनालिटी है, समाज में मेरा इज्जत हो जाएगा, पैसे वाले हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखिए ये माइक्रो लेवल पे सही है, मैक्रो लेवल पे सही नहीं है। अब मान लो कि मेरा कॉपी पूरा दुनिया का हर इंसान, पूरे देश का लोग करने लगे, कोई खर्चे न करे, सब कंजूस हो जाएगा, तो सब कंजूस हो जाएगा तो आईफोन बेचने वाली कंपनी कहेगी भाई कोई खरीदने ही नहीं आ रहा है। एडिडास का जूता बेचने वाला बोलेगा भाई आजकल तो एडिडास के जूते नहीं बिक रहा है। प्राइवेट कॉलेज प्राइवेट यूनिवर्सिटी बोलेगी कोई एडमिशन नहीं ले रहा, सब सरकारी स्कूल ज्वाइन कर लिया, सबके पापा कंजूस हो गए। कोई स्टारबक में और कैफे कॉफी डे में कॉफी नहीं पिएगा, सब चाय के अपने चाय के ठेला पे 10 रुपए चाय पिएगा। कोई हल्दीरा में समोसा नहीं खाएगा और 2 रुपया समोसा खाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ, इकोनॉमी को चलाने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे। बड़ी बात समझ रही ना। पैराडॉक्स यही कहता है, पैराडॉक्स क्या कहता है कि अगर एक इंसान अगर पैसा बचाता है, सेविंग करता है, तो उसके जीवन के लिए सही है। वो इन्वेस्टमेंट मतलब कि सेविंग कर रहा है, वो अपना फ्यूचर देख रहा है, बना रहा है, फ्यूचर बना रहा है। लेकिन अगर वही कॉपी सब लोग करने लगे, सब पैसा बचाने लगे, तो बताइए जो सर्विस प्रोवाइडर या जो ब्रांडेड कंपनी है, जो बड़ी कंपनी जो इकोनॉमी में रोल प्ले करती है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एकदम ढह जाएगा। रोल्स रॉयस कंपनी का कार नहीं बिकेगा। बात समझ रही है ना कि अगर महंगा चीज कौन खरीदता है बताइए। अगर मान लो कि सब लोग दुनिया का कंजूस हो जाएगा तो कोई महंगा चीज खरीदेगा? एकदम नहीं खरीदेगा। इसलिए खर्चा करना चाहिए, हर चीज को सस्ता। आप लोग भी खर्च करिएगा। पढ़िए तो पैराडॉक्स, पढ़ो तो पैराडॉक्स क्या है, जल्दी पढ़ो। समझ आया? डेढ़ है, चले आगे। चलो, इज सेविंग अ वर्च्यू और अ वाइस वर्सा? क्या है सेविंग? इंडिविजुअल पॉइंट से सेविंग सही है गलत है? सही है सर। और होल इकोनॉमी का पॉइंट से सेविंग गलत है। मतलब उससे क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। अब कैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा? क्योंकि प्रोडक्शन कम जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं सामान, डिमांड कम जाएगा तो प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा, प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा तो लेबर का छटनी करना पड़ेगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। सिग्निफिकेंस देखिए, मैक्रो का सिग्निफिकेंस मतलब इंपॉर्टेंस क्या है? नेशनल इनकम को कैलकुलेट, जो चैप्टर्स जो है ना वही पढ़ने हैं। नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट देखते हैं,
आपका थ्योरी ऑफ मनी जैसा हमें पढ़ा ना, मनी का इवोल्यूशन जैसे देखिए यहाँ जनरल प्राइस ऑफ पार्शियल प्राइस याद है, पार्शियल है माइक्रो का पार्ट, भूल गए है ना, ये पूछेगा। और जनरल प्राइस किसका है, माइक्रो का पार्ट है। इधर डिस्कस करता है, गवर्नमेंट का रोल यहाँ पर आता है ना, एक्सचेंज रेट को देखते हैं, ये सब जो चैप्टराइजेशन है यही से बात किया गया है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का रोड मैप तैयार करता है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी लाती है, आरबीआई पॉलिसी लाती है, तो ये इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए कि अनस्टेबल करने के लिए, स्टेबल करने के लिए, स्टेबिलिटी बना रहे, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब कि ये प्रॉपर चले, ऐसा कि बड़ा मतलब कि हिली एरिया टाइप नहीं, ऊपर नीचे ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथली चला जाए, धीरे धीरे बढ़े। अब मान लीजिए कोई गया, कुछ जैसे सीधे ऊपर बढ़ा फिर नीचे गया, ठीक है, देखा प्रॉपर रिस्क है ना, रिस्क कहाँ पर है, नीचे ऊपर वाले में ज्यादा, धीरे धीरे बढ़ रहे ऊपर तो रिस्क कम है। बैलेंस ऑफ पेमेंट जैसे हमने बताया कि ये जो आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का एक बैलेंस तैयार होता है, जहां पर हम डेफिसिट और सरप्लस निकालते हैं। पॉवर्टी का प्रॉब्लम क्या है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन जो जानते हैं, ये सब चैप्टर्स बने हुए हैं। पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी कैसे बनता है, वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। इसके कुछ ये जो चैप्टर है क्या क्लासरूम में डाल दिया गया है, हाँ चलिए, तो इसके एक्सरसाइज आपको कर लेने हैं, इजी चैप्टर है। वी विल डिस्कस द सेकेंड चैप्टर